नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील श्रोती स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू हरियाणा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि एचपीएससी एचसीएस 2025 26 को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी टीम अपनी कमर कस चुकी है, प्रतिबद्ध हो चुकी है कि आपका सिलेक्शन कराना है। और इस सब के क्रम में हमने 2 सीरीज आपके लिए शुरू की है। पहली सीरीज का नाम है कुरुक्षेत्र सीरीज, जहां हमारी टीम प्रीलिम्स की तैयारी आपकी करा रही है लाइव सेशन के माध्यम से, जहां हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपके सामने ला रहे हैं। अकेले एमसीक्यू नहीं, उन एमसीक्यू से संबंधित जो जरूरी डिस्कशन हो सकता है वो आपके सामने रख रहे हैं, ताकि किसी भी तरह का क्वेश्चन आए आपसे बनना चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। डिस्कशन इस लेवल का होता है कि पूरी थ्योरी पढ़ा दी जाती है एमसीक्यू के माध्यम से। एक तो ये सीरीज चल रही है जिसका नाम है कुरुक्षेत्र सीरीज, और दूसरी सीरीज चल रही है साथियों द्रोण सीरीज, जिसके अंतर्गत हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर आपके सामने आते हैं, जैसे कि ये वाला एक लेक्चर है। और इसमें हम हमारी पूरी टीम अपने अपने विषय के मेंस वाले टॉपिक आपके सामने डिस्कस करती है, आपको बताती है कि किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं या किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, और उसमें आपको किस तरह का कंटेंट रेडी करना है। तो आपकी तैयारी को पूरी मजबूती देने के लिए हम प्रतिबद्ध हो चुके हैं, जैसा मैंने कहा, प्रयासरत भी हैं, पर आपके सहयोग, आपकी सक्रियता, आपकी सहभागिता की जरूरत है दोस्तों। यदि आप सक्रिय नहीं होंगे, आपकी सहभागिता नहीं रहेगी, आपका सहयोग नहीं होगा, तो ये सारे प्रयास निरर्थक हैं। इन सारे प्रयासों का कोई मतलब नहीं होगा। तो पहला तो आपसे मैं निवेदन कि आप इस सीरीज में जुड़िए, हमारे सारे लेक्चर्स देखिए, उसमें भागीदारी निभाइए और उस हिसाब से अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए, तभी इसका मतलब निकलेगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। आपकी तैयारी होनी चाहिए, ये मेन गोल है, ये मेन एजेंडा है। साथियों, द्रोण सीरीज, जैसा मैंने कहा, हमारी मेंस को ध्यान में रख के शुरू की गई सीरीज। रिकॉर्डेड लेक्चर हम आप तक पहुंचा रहे हैं अपने अपने विषयों को लेकर। द्रोण सीरीज में मेरा ये सेकंड नंबर का लेक्चर है, जिसमें मैं मेंस का जो एक और दूसरा खास टॉपिक है, राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवाद और उग्रवाद, मतलब मॉडरेट्स और मिलिटेंट, इनका क्या योगदान था, इनकी क्या भूमिका थी, इनकी क्या कमियां थी, इनके क्या अचीवमेंट रहे, क्या इनकी उपलब्धियां थी, क्या इनकी आइडियोलॉजी थी, किस विचारधारा पे ये काम कर रहे थे, इन सब पे चर्चा करने के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हो गया हूं। मतलब मेरा आज का ये जो लेक्चर है, ये कहीं ना कहीं मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था द्रोण सीरीज में, उसी से कनेक्टेड है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस, और कांग्रेस के अंतर्गत ही मैंने आपको समझाया था कि अलग अलग समय अवधि में अलग अलग विचारधारा का प्रभुत्व रहा, वर्चस्व रहा, जिसने कांग्रेस को नेतृत्व दिया। शुरू के 20 वर्षों में उदारवाद का वर्चस्व रहा, मॉडरेट्स का। उसके बाद के कुछ सालों में हमने उग्रवाद का वर्चस्व देखा, मिलिटेंट का, एक्सट्रीमिस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद हमने गांधीवादी विचारधारा का वर्चस्व देखा, और उसके बाद हमने समाजवादी विचार को भी देखा। तो उसी यात्रा के क्रम में, या मैं यूं कहूं कांग्रेस की उस वैचारिक यात्रा में, जो आइडियोलॉजिकल जर्नी रही कांग्रेस की, उसमें जो 2 अलग अलग आइडियोलॉजी थी, उग्रवाद और उदारवाद, उस पर चर्चा करूंगा आज। क्लियर है? तो आप इस लेक्चर को, मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था, उसके पार्ट 2 के तौर पे भी देख सकते हो। हम यदि ओवरऑल कांग्रेस को देखें तो उसी में उदारवाद और उग्रवाद भी आएगा, और यदि आपको एक अलग चैप्टर के तौर पर इसे देखना है तो वो आप देख सकते हैं। बाकी हम आपको इसी तरह से हर एक टॉपिक कनेक्ट करके पढ़ाने वाले हैं। मतलब जो टॉपिक हो चुका है पिछला, उसी से कनेक्टेड अगला टॉपिक लेके आएंगे, ताकि एक पूरी जर्नी आपके दिमाग में क्लियर रहे कि किसके बाद हमें क्या पढ़ना है और किस तरह से चीजों को कनेक्ट करना है, क्योंकि इसका अपना एक रोल है। तो साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उदारवाद की। मॉडरेट्स का जो फेज था, जो चरण था, मतलब मैं कांग्रेस की बात करूंगा जो 1885 से 1905 के समयावधि के दौरान अपना नेतृत्व प्रदान कर रही थी, अपने वर्चस्व को कायम रखी हुई थी, अपने डोमिनेंस को मेंटेन की हुई थी, एक सुप्रीमेसी के साथ अपने आप को बनाए रखी थी। साथियों, शुरू कुछ भी करूं, थोड़ा सा पिछले लेक्चर को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको पुराना लेक्चर भी थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। पिछले लेक्चर में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने देखा था राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की भूमिका। तो वहां मैंने आपको क्या बताया था? वहां मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस एक राजनीतिक दल के रूप में जितना महत्वपूर्ण था, उससे ज्यादा इसलिए जरूरी था कि वो अखिल राष्ट्रीय राजनीतिक दल था। मतलब ऑल इंडिया लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर, पूरे कंट्री के लेवल पर इतना बड़ा राजनीतिक दल, जो लगभग हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर विचारधारा के व्यक्ति को कनेक्ट कर रहा हो,
उसको जोड़ रहा हो अपने साथ, उसको अपने साथ संबद्ध कर रहा हो। इस तरह का कोई भी राजनीतिक दल अभी तक हमने नहीं देखा था। कांग्रेस के पहले भी कई सारे राजनीतिक दल आए थे, पर वो किसी क्षेत्र, किसी वर्ग तक सीमित थे, किसी विचारधारा तक सीमित थे। पर कांग्रेस एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल था जिसने अखिल राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न वर्ग, विभिन्न क्षेत्र, विभिन्न विचारधारा और विभिन्न विमर्श के लोगों को अपने साथ कनेक्ट किया, उनकी समस्याओं को समझा, उनके मुद्दों को एड्रेस किया, उनकी अपेक्षाओं को महसूस करते हुए उन्हें एड्रेस किया। और इस तरह से कांग्रेस ने अपनी एक छाताधारी, या यूं कहूं इंद्रधनुषीय एक छवि निर्मित करी कि भाई जैसे इंद्रधनुष में रेनबो में हर तरह का कलर होता है, उसी तरह कांग्रेस में भी हर तरह की विचारधारा का स्थान है। हर तरह की समस्या को सुना जाएगा, हर तरह की अपेक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा। मतलब हर वर्ग, हर क्षेत्र के लोगों के लिए स्थान है। इसलिए तो जैसा मैंने कहा, अखिल राष्ट्रीय स्तर का पहला राजनीतिक दल था जिसने लोगों को मंच प्रदान किया। और जो हम बोलते हैं ना, भारत को एक राष्ट्र के रूप में तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि राष्ट्र हम किसे कहते हैं, नेशन हम किसे कहते हैं? जब, मुझे एक बात बताइए, नेशन मतलब क्या केवल एक भौगोलिक क्षेत्र? राष्ट्र मतलब क्या एक भौगोलिक क्षेत्र बस, एक टेरिटरी बस? नो। उस टेरिटरी, उस भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं, उनका आचरण क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उनका कंडक्ट किस तरह का है, उससे तय होता है कि कोई राष्ट्र राष्ट्र बना या नहीं बना। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में, किसी टेरिटरी में रह रहे लोग अपने वर्ग, अपनी जात, अपने क्षेत्रीय मुद्दों तक ही सीमित हैं, और अपने रीजनलिज्म, वो अपने कास्टिज्म, वो अपने क्लासिज्म से ही ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, तो क्या आप उसे राष्ट्र कहोगे? नहीं। राष्ट्र जो है वो केवल किसी भौगोलिक क्षेत्र से नहीं बनता दोस्तों। उस भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे लोगों का विमर्श क्या है, डिस्कोर्स क्या है, उनका एजेंडा क्या है, उनका एक्सप्रेशन किस दिशा में है, उनकी लाइफ का गोल क्या है, उनके एफर्ट किस दिशा में लग रहे हैं, इससे तय होता है कि वो राष्ट्र है या नहीं। तो राष्ट्र किसे कहेंगे? राष्ट्र मतलब होता है एक भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे लोग जब अपने जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, इस सबसे ऊपर उठ के राष्ट्र के हित में, नेशन के लिए, मतलब सभी के हित में, मतलब कॉमन इंटरेस्ट के लिए कलेक्टिव एफर्ट लगाएं। कलेक्टिव एफर्ट बोले तो सामूहिक प्रयास करें। तब उस सामूहिक प्रयास को, उस कलेक्टिव एफर्ट लगाने वाले समूह को हम राष्ट्र कहेंगे। जहां जहां कलेक्टिव एफर्ट लगता हुआ दिख रहा होगा, कॉमन कॉज के लिए, ना केवल खुद के एजेंडे के लिए, कॉमन कॉज के लिए, ना केवल खुद के क्षेत्र के मुद्दे के लिए, कॉमन कॉज के लिए, ना केवल खुद की जाति, बिरादरी और धर्म के लिए, वो कलेक्टिव एफर्ट नेशन को नेशन बनाता है। और वो कलेक्टिव एफर्ट लगवाया किसने? किसने? किसने सबको एक मंच दिया? किसने सबको एकीकृत किया? किसने सबको जोड़ा? किसने सबको इंस्पायर किया कि तुम अपने अपने जो नैरो माइंडेड अप्रोच है, संकीर्ण विचारधारा, इससे ऊपर उठो और कुछ कॉमन कॉजेस के लिए, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए कलेक्टिवली एफर्ट लगाओ, सामूहिक रूप से प्रयास करो। ये किया किसने? ये किया कांग्रेस ने। इसलिए कांग्रेस इंपॉर्टेंट, नंबर वन। बट चूंकि ये एक ऐसा राजनीतिक दल था जिसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर विचारधारा को स्थान दिया जा रहा था, तो फिर इसमें भी हर तरह की विचारधारा रही होगी, तो इसमें भी हर तरह की विचारधारा के लोग रहे होंगे। जब मैं कांग्रेस बोल रहा हूं तो आज की राजनीतिक दल कांग्रेस को नहीं देखना है आपको। तब की और अब की में बहुत अंतर है। तब की कांग्रेस वो कांग्रेस थी जिसमें हर विचारधारा का नेता, लीडर वहां पर मौजूद था और अपनी विचारधारा के साथ उस संगठन से संबद्ध हुआ था, उससे जुड़ा हुआ था। तो जैसा मैंने कहा, कांग्रेस एक नेशन को बिल्ड कर रहा था, लोगों को कॉमन कॉज के लिए कलेक्टिव एफर्ट लगाने के लिए प्रेरित कर रहा था। तो उस कांग्रेस में भी तो डिफरेंट आइडियोलॉजी के लीडर्स लोग रहे होंगे ना? बिल्कुल रहे थे। और जब हर आइडियोलॉजी का व्यक्ति कहीं पर मौजूद है, तो कभी किसी का डोमिनेंस रहेगा, कभी किसी की सुप्रीमेसी रहेगी, तो कभी किसी का प्रभुत्व रहेगा, कभी किसी का वर्चस्व रहेगा, कभी किसी की ज्यादा चलेगी, कभी किसी की ज्यादा चलेगी।
तो उसी क्रम में जो कांग्रेस के शुरू के 20 वर्ष थे, उसमें जिन नेताओं की, उसमें जिन लीडर्स की आइडियोलॉजी का वर्चस्व था, सुप्रीमेसी थी, प्रभुत्व था, उन लीडर्स और उनकी आइडियोलॉजी को कहा जाता है मॉडरेट और उदारवाद, लिबरल्स भी कहते। ठीक है, पर इनका कुछ फेल्यूर होगा, इनकी कुछ असफलता होगी, जिसके कारण वो जो दूसरी आइडियोलॉजी की जो आज मैं बात करने वाला हूं, उग्रवाद, मिलिटेंट, एक्सट्रीमिस्ट, उन लोगों का वर्चस्व फिर ज्यादा हो जाएगा, उनकी सुप्रीमेसी ज्यादा हो जाएगी, उनका डोमिनेंस ज्यादा हो जाएगा। इनको थोड़ा सा ठहर जाना पड़ेगा, इनको थोड़ा सा उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनकी सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब उसका शासन चालू हो जाएगा। तो ये तो किसी भी राजनीतिक दल में होता है ना? कभी किसी विचारधारा का वर्चस्व है, कभी किसी ग्रुप का वर्चस्व है, कभी किसी का। तो वही कांग्रेस में। तो उदारवाद मतलब कुछ खास राजनेता और उनकी अपनी विचारधारा, और उस हिसाब से कांग्रेस चल रही है। ठीक, कौन है ये राजनेता, कौन सी है वो खास विचारधारा, क्या निकल के आया उस खास विचारधारा से, क्या कमियां रही उस खास विचारधारा की, इसकी हम बात करेंगे। तो इस पूरे टॉपिक को, मतलब अकेले उदारवाद को मतलब जो 1885 से 1905 का जो दौर था, अकेले उस दौर को हम 7 अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई करके देखने वाले। कितने? 7 अलग अलग हिस्सों में। ठीक है, गजब का क्लासिफिकेशन मैं आपके सामने रखूंगा, आपको पूरी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, मेरा वादा है आपको, बस जुड़े रहिएगा। चलिए देखें यहां पर कौन कौन से 7 बिंदु हैं जिसमें मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दूंगा, मतलब परिचय। दूसरे नंबर पर मैं बताऊंगा उद्देश्य, मतलब ऑब्जेक्टिव क्या थे इनके। तीसरे नंबर पर मैं बताऊंगा इनकी विचारधारा। आइडियोलॉजी। चौथे नंबर पर मैं बताऊंगा इनकी कार्य पद्धति, मतलब इनका मेथड क्या था, इनका स्टाइल ऑफ वर्किंग क्या था। ठीक है, इसके अलावा कार्य पद्धति या कार्यशैली, कुछ भी कह लो, कुछ भी। 1 2 3 4, पांचवा इनकी मांगे, मतलब इनकी डिमांड क्या थी। ठीक है, 1 2 3 4 5 मांगे हो गई। छठवा देखेंगे इनकी उपलब्धियां। ठीक है, मतलब अचीवमेंट। और एक और देखेंगे इनकी सीमाएं, इनकी लिमिटेशन। पहले बस समझ लीजिए, फिर लास्ट में अपन ये भी देखेंगे कि क्या क्वेश्चन आया है या क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो आप पाएंगे कि जब आप इतने डिटेल में किसी विषय को देखेंगे तो आपको सारे पहलू, सारे एस्पेक्ट क्लियर हो जाएंगे कि कहां कितना कैसे लिखना। ठीक, पहले कंटेंट तो तैयार हो, पहले कंटेंट का कॉन्सेप्ट तो हमारे दिमाग में हो, तब तो हम सारी चीजें कर लेंगे, सारी जंग जीत लेंगे। सबसे पहला मैंने कहा इंट्रोडक्शन। तो उदारवाद में यदि हम इंट्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, ये पहली हेडिंग। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्शन में बड़ी सीधी सी बात ये है, 2-3 बातें आपको याद रखनी, समझते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा कीवर्ड्स यहां बोर्ड पे लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने कहा कांग्रेस की स्थापना के बाद जो शुरू के 20 वर्ष थे, उन 20 वर्षों में कांग्रेस में जिस विचारधारा की सुप्रीमेसी रही, जिस आइडियोलॉजी का वर्चस्व रहा, उसे उदारवाद कहा जाता है। इन्हीं को लिबरल्स भी कहते हैं, इन्हीं को मॉडरेट्स भी कहते हैं, ठीक, इन्हीं को नरमपंथी भी कहते हैं। इनमें कौन कौन था? इनमें दादा भाई नौरोजी, इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी,
इसमें फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ऐसे लीडर्स विद्वान थे। तो आपको यहां पर ये इंट्रोडक्शन में मेंशन करना है सबसे पहले कि जो प्रारंभिक 20 वर्ष थे, प्रारंभिक मतलब स्टार्टिंग के इनिशियल प्रारंभिक 20 वर्ष, स्टार्टिंग 20 इयर्स जो है कांग्रेस के, ठीक, वो है उदारवाद दी कांग्रेस। और इसके जो प्रमुख लीडर्स हैं, यदि मैं लीडर्स की बात करूं, यदि मैं नेताओं की बात करूं, यहां मैंने ईयर की बात करी आपसे, यदि मैं लीडर्स की बात करूं तो दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानड़े, ठीक है, ये कुछ खास लीडर्स थे। और इस पूरे समूह, इन पूरे लीडर्स की जो आइडियोलॉजी थी और जिस तरह से ये काम कर रहे थे, उसे कहा जाता था, उसे पुकारा जाता था, उसे जाना जाता था, उसकी पहचान थी, की आइडेंटिटी थी नरमपंथी के, लिबरल्स के। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इंट्रोडक्शन में आप 3 बातें बताएंगे, ठीक है, कि प्रारंभिक 20 वर्ष, दूसरा कौन कौन से लीडर्स, और तीसरा क्या कहा जाता था। बड़ी बेसिक बात, ठीक है। नंबर सेकंड हेडिंग, नंबर सेटिंग हेडिंग में हम रखेंगे दोस्तों इसका उद्देश्य। भाई ये जो विचारधारा वाले लोग थे, इनका कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, किसी पर्टिकुलर गोल की तरफ ये लोग चल रहे होंगे ना, कुछ तो चाहिए होगा ना इनको। क्या चाहिए था, क्या चाहिए था इनको? क्या इन्हें पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, आजादी, फ्रीडम, ये सब चाहिए था? नहीं, इन्हें ये सब नहीं चाहिए था। इन्हें स्वराज अंडर द ब्रिटिश हुकूमत चाहिए था। इनका यह कहना था कि जो ब्रिटिश हुकूमत या ब्रिटिशर्स का जो शासन हमारे देश में चल रहा है, वो शासन चलते रहना चाहिए, बस उसमें हम लोगों की थोड़ी सी हिस्सेदारी होनी चाहिए। शासन ब्रिटिशर्स का ही रहे, उसी की छत्र छाया, उसी की शेडो में हम लोग, हम इंडियंस देश को चलाएं। जहां हमें पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य है, ये हमारा नसीब है, ये भगवान का आशीर्वाद है, ये गॉड ब्लेसिंग है हमारे लिए कि हमारे यहां ब्रिटिशर्स का शासन चल रहा है, ऐसा इनका मानना था। ये ब्रिटिशर्स को भारत के लिए भगवान का वरदान मानते थे। They considered the Britishers as a blessing of God for the Indians or the boon for the Indians, भारतीयों के लिए वरदान, क्योंकि इनके हिसाब से ब्रिटिशर्स भारत में रहेंगे तभी जाके भारत का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल, जो एक इंस्टीट्यूशनल, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट है वो संभव हो पाएगा। मतलब देश का संवैधानिक, संस्थागत और आधारभूत विकास यदि होगा तो वो ब्रिटिशर्स की दम पर होगा। हमारे में तो इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि ये सारे वे लीडर्स थे दोस्तों जो ऊपर से आपको भारतीय लग रहे थे, अंदर से इनका झुकाव जो वेस्टर्न कल्चर उसकी तरफ पहले से था, क्योंकि इन्होंने उस तरह की एजुकेशन, उस तरह के कल्चरल टीचिंग्स को प्राप्त किया हुआ था, तो इनका एक झुकाव उसके प्रति था। तो इनका सीधा सीधा मानना था कांग्रेस के प्रमुख नेताओं का स्टार्टिंग में कि भारत में अंग्रेजों का होना भारत के लिए वरदान है। अंग्रेज हैं तो भारत में संवैधानिक, संस्थागत और आधारभूत विकास होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंस्टीट्यूशनल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। अंग्रेज है भारत में तो भारत की दिशा दशा सब सुधर जाएगी। अंग्रेज है भारत में तो हम कुछ बेटर अचीव कर पाएंगे। हाँ, बस हमें चाहिए ये कि शासन तो तुम्हारा रहे पर उसमें हम भारतीयों को भी थोड़ी सी हिस्सेदारी मिल जाए, हमें भी पॉलिसी मेकिंग में शामिल किया जाए, हमें भी इस लायक समझा जाए कि हमसे हमारे ओपिनियन लिए जाएं,
ताकि हम समाज में क्या चल रहा है उसकी ग्राउंड रियलिटी आपको बता सके और उनके इश्यूज, उनके कंसर्न्स को आप एड्रेस कर सको, उनके मुद्दों को आप चिन्हित कर सको। ये इनका पर्पस था। समझ रहे हो आप? तो क्या पर्पस, क्या उद्देश्य आजादी था? नहीं था ही नहीं। पहले दिन से आजादी के लिए थोड़ी लड़ रहे हैं भाई, पहले दिन से आजादी के लिए नहीं लड़ रहे हैं। शुरू में तो एजेंडा ही क्लियर नहीं था कि साला जाना किस दिशा में। शुरू में तो यही क्लियर नहीं था कि साला हमें चाहिए क्या। जो इंडियन सोसाइटी है वो आपस में लड़ने में बिजी थी। किसान को लग रहा था जमींदार जो है, लैंडलॉर्ड, ये बेकार आदमी है, ये हमारा शोषण करता है, ये हमसे टैक्स वसूलता है, तो वो उसके खिलाफ हथियार उठा रही थी। दूसरी लोअर कास्ट को लग रहा है कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं ये हमारा शोषण कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ गुस्से में थे। मतलब इंडियन सोसाइटी में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, कभी क्लासेस के आधार पर, कभी जेंडर के आधार पर, कभी कास्ट के आधार पर, कभी रिलीजन के आधार पर, ये चल रहा था। तो इंडियन सोसाइटी को भी क्लियर नहीं था कि साला लड़ना किससे, आपस में लड़ाई चल रही थी। और जो लीडर्स हैं, जो हुक्मरान हैं, जो नेता हैं, जो नियामक पदों पर आसीन लोग हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, उनको यह क्लियर नहीं था कि साला चाहिए क्या हमें। समाज को यह क्लियर नहीं था कि दुश्मन कौन है। वो आपस में एनिमोसिटी, शत्रुता का भाव रख रहे थे। और लीडर्स को यह क्लियर नहीं है कि ब्रिटिशर से हम मांगे क्या, आजादी मांगे कि इनकी छत्र छाया, इनके आशीर्वाद के अंतर में हम रहें और बस हमें थोड़ा सा हिस्सेदारी, कंट्रीब्यूशन मिल जाए, ये मांगे। ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स में सारी अच्छाइयां थी, उन्होंने देखो कितने अच्छे से शासन किया कि 200-250 साल तक हम पे रूल किया। नहीं नहीं, कुछ गलतियां हमारी भी हैं कि हमें ही क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं था। जैसा मैंने कहा, समाज इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि साला लड़ना किससे और हमारे मुख्य मुद्दे क्या हैं। और लीडर्स इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि अंग्रेजों से मांगे क्या, स्वतंत्रता मांगे, फ्रीडम मांगे, आजादी मांगे, या उनके ही शासन में थोड़ी सी हिस्सेदारी मांगे। समझ रहे हो? तो यहां पर इन्होंने थोड़ी सी हिस्सेदारी मांगी बस। their main demand was their main demand was regarding reform। रिफॉर्म चाहते थे, सुधार चाहते थे, स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? केवल पार्टिसिपेशन। ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेशन। मतलब भारतीयों की विधायन में हिस्सेदारी। और कुछ सुधार, कुछ रिफॉर्म। प्रशासन में सुधार, रिफॉर्म इन एडमिनिस्ट्रेशन। क्लैरिटी ही नहीं थी भाई, जाना कहां है, जा कहां रहे हैं, मांगना क्या है, मांग क्या रहे हैं, लड़ना किससे है, लड़ किससे रहे हैं, ये क्लैरिटी ही नहीं थी। ठीक है, और समझ गए ना
और धीरे धीरे समझ में आएगा। अच्छा, याद है आपको, मैंने आपको कभी ना कभी किसी ना किसी क्लास में कॉलोनियलिज्म पढ़ाया है, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद पढ़ाया है। और उस कॉलोनियलिज्म वाले पीरियड को हम 3 हिस्सों में बांट के देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और उस उपनिवेशवाद का जो 3 चरण है, जो 3 फेज है, उसमें जो थर्ड फेज है, जो तीसरा चरण है, वो क्या है? क्या है? वित्तीय उपनिवेशवाद या वित्तीय पूंजीवाद, फाइनेंशियल कॉलोनियलिज्म। जहां पर ब्रिटिशर्स ने यह सोचा कि यार 1857 का रिवोल्ट हुआ है देश में हमारे खिलाफ, लोग हमसे नाराज हैं, तो क्यों ना जो पैसा हमने इनके देश से कमाया है उसी पैसे से इनके देश में, मतलब भारत में, कुछ डेवलपमेंट कर देते हैं, रेलवे बनवा देते हैं, सड़क बनवा देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और अच्छा कर देते हैं, कम्युनिकेशन के लिए कुछ कर देते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में कुछ कर देते हैं। और इसका फायदा तो हम ही उठाएंगे क्योंकि बिजनेस तो हमारे चल रहे हैं, रेलवे का यूज तो हम ही ज्यादा करेंगे। तो इससे 2-3 काम हो जाएंगे। पहला, जो हमने इनके देश से पैसा कमाया है वो इन्वेस्ट हो जाएगा क्योंकि उस पर हम इनसे ब्याज लेंगे। देखा, पैसा तुम्ही से कमाया और फिर तुम्ही से कहा कि देखो भाई तुम्हारे देश में हम डेवलपमेंट करा रहे हैं, तो ये जो हमारा पैसा लग रहा है इस पे हम ब्याज लेंगे तुम्हारे खजाने से, हाँ भैया। तो उनने जो पैसा हमारे यहां से ही कमाया वो हम ही को लोन के रूप में, ब्याज के रूप में दे दिया। नंबर 1, मतलब इन्वेस्ट कर दिया हमारे ऊपर। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चरल जब डेवलपमेंट हुआ तो उससे इनका जो बिजनेस, इनकी जो ट्रेडिंग, इनका जो व्यापार भारत में चल रहा था वो और अच्छा हो गया। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं, जो कच्चा माल है, जो रॉ मटेरियल है, वो इंडस्ट्री तक अब इजीली चले जाएगा बाय द रेलवे। और इंडस्ट्री में जो प्रोडक्ट रेडी हो रहा है वो मार्केट तक बहुत इजीली चला जाएगा बाय द हेल्प ऑफ रेलवे, और उनका मार्केट का रीच और दूर तक हो जाएगा, बाजार का विस्तार और दूर तक हो जाएगा। ये सब होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा यार। ये दूसरा फायदा। और तीसरा, जो भारतीय लोग हैं इन्हें लगेगा कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हमारे कारण इनके देश में डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे कारण इनके देश में रेलवे आ रहा है, सड़क आ रहा है, परिवहन आ रहा है। अरे तो एक साथ 3-3 गोल को साधा था उन्होंने। पहला, हमारा पैसा भी इन्वेस्ट हो जाएगा, दूसरा जो डेवलपमेंट होगा उससे हमें फायदा मिलेगा, और तीसरा इनके मन में हमें लेके एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट होगी। तो उसी का तो रिजल्ट है कि कुछ लीडर्स का यह मानना है कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ है तो ये अच्छी बात है, कम से कम वो है तो थोड़ा हम वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर, थोड़ा डेवलपमेंट, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, थोड़ा रिफॉर्म, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, इस सब को देख तो पा रहे हैं। नहीं तो हमारे यहाँ तो कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, ऐसा मानना था इन लोगों को। ये सब उसी का रिजल्ट। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ो। तो ये तो हो गया, क्या हो गया? इंट्रोडक्शन और उद्देश्य। ठीक, अब बात करेंगे विचारधारा की। विचारधारा क्या थी इनकी? तीसरा, नंबर 3, मैं ये देख पा रहा हूं, मैं नोटिस कर पा रहा हूं कि जो रेड पेन है वो प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है स्क्रीन। ठीक है, इसलिए मैं ब्लैक से अब लिखने की कोशिश। ठीक है, मैं वही देख रहा हूं स्क्रीन पर लेक्चर रिकॉर्ड करते करते कि रेड पेन जो है वो प्रॉपरली नहीं दिख रहा है। ठीक है, ब्लैक ज्यादा बेटर दिखेगा। ओके, अपन ब्लैक को ही रखते हैं ना। इंट्रोडक्शन, उद्देश्य, और तीसरा आइडियोलॉजी, विचारधारा। किस आइडियोलॉजी को लेके चल रहे थे? और चूंकि ये तो ये मान चुके थे कि ब्रिटिशर्स भारत के लिए वरदान है, ब्रिटिश तो भगवान का आशीर्वाद है, इनका होना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इन्हें भगाना नहीं है, इनको रखना है, बस इनसे थोड़ा सा हिस्सेदारी मांग लेनी है कि भैया हमें भी शामिल कर लो, इनसे थोड़ी सी डिमांड करनी है कि भैया थोड़े से रिफॉर्म कर दो, समाज के लिए जरूरत है समाज। अच्छा, थोड़े रिफॉर्म कराने भी जरूरी है, नहीं तो लोग समझेंगे कि तुम तो साले उन
को फेवर करने वाले लोग हो, तुम तो उनके एजेंट हो गए, ये भी इनके ऊपर प्रेशर था। तो यहां जो इनकी आइडियोलॉजी थी उसमें पहला पॉइंट, फेथ इन ब्रिटिश जस्टिस। मतलब ब्रिटिश न्यायप्रियता पर भरोसा। इनकी आइडियोलॉजी, इनकी सोच में ये बैठा हुआ था कि ब्रिटिशर्स हैं तो इनजस्टिस नहीं होगा, अच्छा ही होगा, हमें भरोसा है, हमें भरोसा है। ठीक, नंबर वन। नंबर टू, अब जिसपे हमें पूरा भरोसा होता है तो हम क्या कभी उसको काउंटर करते हैं या उससे एंटी जाते हैं, क्या उसके अगेंस्ट जाते हैं? नहीं, हम तो उसको और फेवर करते हैं, हम तो और उसको सपोर्ट करते हैं, हम तो उसके सहयोगी बन जाते हैं भाई साहब। तो यहां पर ये लोग क्या बन गए? दे शोज लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश एम्पायर। इन्होंने उनके प्रति अपने कृतज्ञता, अपने ग्रेटिट्यूड, अपने 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 अपनी समर्पण को जाहिर किया। ठीक है, ये शब्द ज्यादा सही रहेगा। तो लॉयल्टी, दूसरा इनका पॉइंट इनकी विचारधारा में, लॉयल्टी टूवर्ड्स ब्रिटिशर्स। ये विचारधारा का दूसरा पॉइंट, मतलब ब्रिटिश के प्रति श्रद्धा, है ना, कृतज्ञता, जो जो याद आ रहा है उससे संबंधित सब मेंशन करो। लॉयल्टी, ग्रेटिट्यूड, डिवोशन टुवर्ड्स द ब्रिटिश एम्पायर और द रूल, ये सब था। ठीक है। तीसरा, तीसरा उनके हिसाब से तो ब्रिटिशर्स क्या है? द ब्रिटिशर्स आर द ब्लेसिंग और द बून फॉर द इंडिया। मतलब भारतीयों के लिए क्या है? आशीर्वाद भगवान का। ब्रिटिशर्स को क्या माना है इन्होंने? ये माना भाई साहब, भारतीयों के लिए आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद। बिल्कुल चल रहा है कनेक्ट होके, बिल्कुल फ्लो में। अगला इसी में और क्या बता सकते हो आइडियोलॉजी के बारे में? अकेला केवल आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी आगे कभी तो पता होना चाहिए ना, 8-10 पॉइंट तो। और क्या बताओ? ब्रिटिशर्स तो भगवान का आशीर्वाद है। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग भगवान का आशीर्वाद हैं, जो लोग ब्लेसिंग है हमारे लिए, जो लोग हमारे लिए सब अच्छा ही करेंगे, तो उनकी आइडियोलॉजी में हमें भरोसा होगा, तो उनकी आइडियोलॉजी से हम प्रभावित होंगे। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इनकी पूरी आइडियोलॉजी जो है वो प्रभावित थी वेस्टर्न कल्चर से। ये इन्फ्लुएंस थे, प्रभावित थे। वेस्टर्न सिविलाइजेशन और कल्चर, कुछ भी कहें। पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रभावित बिल्कुल थे। अच्छा एक और चीज, अब जब उनकी कल्चर, उनकी सभ्यता से प्रभावित थे तो उनकी कोई तो बातें हैं जो इनको हिट करी होंगी। तो इन्होंने ये कहा, इन्होंने इसके एक इसके एग्जाम्पल के तौर पे कहा कि बताओ इस दुनिया को या इस देश को डेमोक्रेसी, इस देश को लिबर्टी, इस देश को इक्वलिटी, इस देश को ह्यूमैनिटी, ये कॉन्सेप्ट किसने सिखाया? ब्रिटिशर्स।
ऐसा कहना था इनका इनका कहना था, क्योंकि इनके हिसाब से तो भारतीय समाज जो है वो पूरी तरह रूढ़ियों से, सुपरस्टिशन से, अंधविश्वासों से जकड़ा हुआ था, बंधा हुआ था ना, उसकी चपेट में आया हुआ था ना। भारतीय समाज में तो कुछ भी प्रोग्रेसिव जैसा था ही नहीं ना, कुछ भी लॉजिकल जैसा था ही नहीं ना, कुछ भी साइंटिफिक टेम्परामेंट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसा था ही नहीं ना, क्योंकि हम लोग तो देखो कुछ हद तक सही भी, क्योंकि हम लोग तो सोशल प्रैक्टिस के नाम पर सती प्रैक्टिस कर रहे थे। हम लोग तो एक विडो होने के बाद एक जहन्नुम जैसा जीवन दे रहे थे। विडो रीमैरिज जैसा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में था ही नहीं। हमारे यहां तो खोंड जनजाति उड़ीसा क्षेत्र में पशु बलि, नर बलि दे रही है, ह्यूमन सेक्रीफाइसेस। हमारे यहां तो हम जात बिरादरी के आधार पर समाज को बांटे हुए थे, शूद्र को पशुओं की तरह ट्रीट कर रहे थे। योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, मेरिट्स, इसके आधार पर काम चुनने की आजादी नहीं, बल्कि हमने बर्थ, जन्म के आधार पर कामों को निश्चित कर दिया था। ये सोसाइटी चल रही थी ना, ये भी एक सच्चाई है। कर्मकांड, उत्सव धर्मिता, ग्लोरिफिकेशन ऑफ द रिलीजन, इसमें इतने डूबे हुए थे कि हमें रिलीजन का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आता। ये तो रीजन है, जब भारत में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट चले, मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना अपन, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हम क्या पढ़ते हैं? यही तो पढ़ते हैं कि हमारे रिफॉर्मर ने क्या करा, जो धर्म का करेक्ट इंटरप्रिटेशन है, जो रिलीजन का सही व्याख्या है, उसको जनता के सामने रखा कि ये कहता है धर्म, वो नहीं कहता जो तुम कर रहे हो अपनी अज्ञानता के क्रम में। 1,500 धर्म को गलत तरह से लिया है और अपने जीवन को, अपने समाज की लाइफ को, दोनों को बर्बाद किया, और धर्म का अपमान तो किया ही है। तो इसलिए तो चलाना पड़ा ना सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। खैर, बैक टू द पॉइंट। तो हाँ, तो इनका यह कहना था कि हमारा समाज तो पुरातन व्यवस्थाओं की जकड़ में था, है ना, सुधार के लिए, प्रोग्रेसिव थॉट के लिए, रिलेवेंसी के लिए तो तैयार ही नहीं था। वो तो ये लोग आ गए तो भला हो गया कि हमने कुछ नई चीजें देख ली। इनने आगे सती प्रैक्टिस बंद करवा दी, इन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया, इन्होंने इक्वलिटी ले आए समाज में, इन्होंने पशु वो मानव बलि जैसी खोंड जनजाति की प्रथाओं को रोक लगा दी। अच्छा रहा ये लोग आ गए, तो इन्हीं ने हमें क्या दिया? कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, इक्वलिटी मतलब समानता। ये इनकी देन है भारत। देखो, देन इन तो नहीं है, पर हाँ ये बात सच है कि इनके आने से इन मूल्यों पे बातें होने लगी, ये तो है ना, ये हमें मानना पड़ेगा। इन लोगों ने जितना ज्यादा इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कल्चर और इन 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 वैल्यू सिस्टम को अप्रिशिएट किया, स्वीकार किया, एक्सेप्टेबिलिटी दी, उतना ही ज्यादा इन्होंने डाउट किया। किस पर? कॉमन पब्लिक पर। थिंकिंग एबिलिटी ऑफ द कॉमन पब्लिक। ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, समझ लो अच्छे से। ये जो लोग हैं ना, ये जो मॉडरेट्स हैं, इनको पता है कि हम जो बातें कर रहे हैं ना, ये आम पब्लिक के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो तो पढ़ी लिखी नहीं है ना। वो तो ब्रिटिशर्स की ग्रेटनेस को, श्रेष्ठता को नहीं समझती। वो नहीं समझते ब्रिटिशर्स कितने जरूरी हैं इस देश के लिए, वो नहीं समझते ब्रिटिशर्स ने हमें क्या दे दिया, इसलिए कॉमन पब्लिक पे हमें भरोसा नहीं। तो कभी भी इन लोगों ने, मतलब कांग्रेस के 20 सालों में कांग्रेस ने कॉमन पब्लिक को, कॉमन मैन को कभी एड्रेस किया ही नहीं, क्योंकि डाउट था, संदेह था, संशय था उसकी मेंटल एबिलिटी पर।
इसलिए ये लोग कभी कोई मास रिवॉल्यूशन, मास मूवमेंट खड़ा नहीं कर पाए। इनको लगता था कि केवल हम ही पढ़े लिखे हैं, हम चीजें समझते हैं, तो हम अंग्रेजों से अपने हिसाब से बात कर लेंगे। आम जनता को इसमें शामिल करना, फिर उसको समझाना, ये सब जरूरी नहीं है, क्योंकि जनता क्या जाने, वो तो अनपढ़ है, गवार है। जनता तो बस इंस्टेंट, त्वरित बदलाव, परिवर्तन समझती है। जनता तो केवल हिंसा, वायलेंस, क्रांति, रिवॉल्यूशन ये समझती है। जनता ये सब थोड़ी समझती है, पढ़े लिखो वाली चीज है। ये ग्रेजुअली जो चीजें चेंज होती हैं धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ पर चल के, वो जनता नहीं समझेगी। तो जितना ज्यादा इन्होंने एक्सेप्टेबिलिटी दी, जितना ज्यादा इन्होंने एक्सेप्टेबिलिटी दी फॉरेन आइडियोलॉजीज को और ब्रिटिश कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को, उतना ज्यादा इन्होंने डाउट किया, उतना ज्यादा इन्होंने संदेह किया। किसके ऊपर? इन्होंने संदेह किया टेम्परामेंट ऑफ कॉमन मैन, आम जनता। की मानसिक स्थिति। और यही कारण है कि इन लोगों ने कभी उन्हें एड्रेस नहीं किया। मतलब इनका जो सोशल बेस है बहुत कमजोर था। इन्होंने अपने सोशल बेस में, सोशल बेस समझते हो ना, सामाजिक जनाधार, इन्होंने अपने सोशल बेस, इन्होंने अपने सामाजिक आधार में केवल एलीट लोगों को रखा जो पढ़े लिखे थे। यही रीजन था, यही रीजन था बेटा, यही रीजन था कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं एड्रेस किया केवल किसको? एलीट ग्रुप को, जो पढ़ा लिखा है, जो कहीं ना कहीं झुकाव रखता है, जो कहीं ना कहीं इंक्लाइंड है ब्रिटिश कल्चर की तरफ। एलीट बोले तो कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग, उस पर इन्होंने भरोसा रखा। और इन्होंने कहा कि भाई देखो, हम जो है वो भाई साहब ग्रेजुअल चेंजेस में यकीन रखते हैं। हमारा जो बिलीफ है, वो ग्रेजुअल चेंज की तरफ, हमारा जो विश्वास है वो क्रमिक परिवर्तन में है। क्रमिक मतलब समझते हो ना, धीरे 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 हम रिसर्च करेंगे, हम समझेंगे, फिर हम अंग्रेजों से उस बात को शेयर करेंगे, फिर ब्रिटिशर्स उस पर विचार करेंगे, फिर ब्रिटिशर्स उसे हमारे सामने रखेंगे, फिर डिस्कशन होगा, फिर चीजें बदलेंगी। ऐसा ऐसा नहीं कि हथियार लेके खड़े हो गए, क्रांति करी और सब खत्म कर दिया। नो नो, ऐसा नहीं, ऐसा इनका कहना था। और इनका ये मानना था कि जो ग्रेजुअल चेंजेस हैं या ये जो क्रमिक परिवर्तन है, ये केवल हो सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से। मतलब संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करके ही हो सकता है। यहां पर आपको फॉलो करना पड़ेगा, यहां आपको अनुसरण करना पड़ेगा क्या? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ। तब जाकर ही ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे और सुधार होंगे जैसे हम चाह रहे हैं। और चूंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ, संवैधानिक तरीके, नियम कानून से चीजों में बदलाव लाना चाहते हैं, तो कॉमन पब्लिक इसको थोड़ी समझेगी, केवल पढ़े लिखे लोग समझते हैं। इसलिए हमारी ऑडियंस केवल पढ़े लिखे लोगों की होगी, हमारा सोशल बेस केवल पढ़े लिखे लोगों का होगा। ये इनका माइंड। ठीक है भाई। तो यदि कभी तुमसे पूछा जाए आइडियोलॉजी और विचारधारा ऑफ दी मॉडरेट्स, तो आप बताओगे ये सब। और मैंने बिल्कुल फ्लो में कनेक्ट करके पॉइंट भी मैंने कनेक्ट करके लिखे हैं आपके सामने।
सबसे पहले इनका ब्रिटिश जस्टिस में फेथ था, तभी तो ये उनके प्रति लॉयल्टी, ग्रेटिट्यूड ये सब रख रहे थे। उनको भारत के लिए ब्लेसिंग मान रहे थे, आशीर्वाद मान रहे थे, जहां वो उनकी हर एक कल्चरल एस्पेक्ट से, संस्कृति से और उनकी वैल्यू सिस्टम से इन्फ्लुएंस थे। साथ ही साथ अब जब इतना कुछ होगा तो भारत के लोग, कॉमन पब्लिक के टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट पर इन्हें भरोसा नहीं था। इनको भरोसा था केवल एलीट ग्रुप पर, क्योंकि ये ग्रेजुअल चेंज में यकीन रखते थे जो कि संवैधानिक या कानूनी तरीके से ही संभव है, और कानून की भाषा केवल पढ़े लिखे लोग समझ, ये इनका मानना है। क्लियर है? आई होप आपको बातें समझ में आ रही। चौथा पॉइंट, और नहीं आ रही है तो थोड़ी देर बाद आ जाएगी। चौथा पॉइंट साथियों, कार्य पद्धति में इतना क्लासिफाई करके बेटा मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि क्या होता है, कई बार जरूरी नहीं आपसे पूरा उदारवाद पूछे, हो सकता है वो पूछ लें कि उदारवाद या मॉडरेट्स की आइडियोलॉजी क्या थी वो बताइए, हो सकता है पूछ लें उनकी कार्य पद्धति पे प्रकाश डालिए। अच्छा, कार्य पद्धति या जो उनका वर्क कल्चर था या मेथड था, है ना, अपनी बातों को रखने का, वो यदि बहुत ज्यादा नंबर में आ रहा है तो इन दोनों को मिला के लिख दो। क्यों? क्योंकि हमारी कार्यशैली वही होती है जो हमारी विचारधारा होती है। मानते हो ना आप? भाई मैं वैसा ही काम करूंगा ना जैसे मेरी सोच होगी, जैसे मेरी आइडियोलॉजी होगी, जिन बातों में, जिन 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 वैल्यूज पे मेरा कमिटमेंट होगा, उस तरह का ही तो मैं बिहेव करूंगा ना, उस तरह का ही तो मैं एक्सप्रेशन दूंगा ना भाई। तो कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसी आइडियोलॉजी वैसा ही व्यक्ति का वर्क स्टाइल होता है, वैसा ही पैटर्न होता है किसी व्यक्ति का। तो अब अपन बात करने वाले हैं कार्यशैली, ठीक है, या कार्य पद्धति, मतलब चौथे नंबर की हेडिंग। चलिए, कार्यशैली और कार्य पद्धति, चौथे नंबर की हेडिंग। कार्यशैली क्या है? अब जिन लोगों का मानना यह है कि अंग्रेज तो हमारे लिए आशीर्वाद है भगवान का, अंग्रेज तो हमारे लिए ब्लेसिंग है, अंग्रेज तो हमारे लिए अच्छे हैं, हमें उन पे भरोसा है, हम उनके थॉट से बहुत हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, उनके वैल्यू सिस्टम से हम इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो लोग भारत में रहना चाहिए, जो लोग ये मानते होंगे तो उनका तरीका क्या रहता होगा काम करने का? क्या तरीका रहेगा? क्या वो लोग क्रांति करेंगे? क्या वो लोग आंदोलन करेंगे? क्या वो हथियार उठाएंगे अंग्रेजों के खिलाफ? क्या वो व्यवस्था को भंग करेंगे? नहीं, वो लोग प्रार्थना करेंगे, वो लोग निवेदन करेंगे, वो लोग ज्यादा से ज्यादा हड़ताल पे बैठेंगे। PPP, प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट, बस बस बस। प्रोटेस्ट तो बहुत हो गया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रोटेस्ट भी प्यार से, ऐसा नहीं कि नुकसान हो जाए उनका, ऐसा नहीं कि वो नाराज हो जाए, समझ रहे हो? PPP पर बेच थे भाई साहब, प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट, प्रार्थना, निवेदन, आवेदन और प्रार्थना, याचिका और हड़ताल। नंबर वन। नंबर सेकेंड पब्लिक मीटिंग, मतलब जनसभा का आयोजित करना, रैली, रैलियों को निकालना, कॉन्स्टिट्यूशनल पाथ का अनुसरण करना, संवैधानिक तरीके से अपनी बातें रखना, ये सब का तरीका। सीधी सी बात। तो अब देखो, कभी कार्यशैली ज्यादा नंबर में आएगी, ऑब्वियसली आप नहीं कर पाओगे, आपको कनेक्ट करके लिखना पड़ेगा, तो आप आइडियोलॉजी के साथ कार्यशैली मिक्स करके लिखो, ठीक है? तो आप बताओगे कार्यशैली ऐसी थी, अगर आप चेंज करके बताओगे जिसका कारण उनकी विचारधारा थी जो कि निम्नानुसार थी, या तो पहले विचारधारा बता के फिर कार्यशैली बताओगे, मिक्स करके ही लिखना है। क्लियर है? जब ज्यादा नंबर में आता है तो कार्यशैली क्या थी? कार्यशैली में नंबर वन, प्रोटेस्ट, 3P, प्रेयर पिटीशन प्रोटेस्ट, 3P का खेल है पूरा। प्रार्थना, याचिका और हड़ताल। प्रार्थना, याचिका, हड़ताल, हिंदी माध्यम के हमारे साथियों के लिए भी प्रार्थना, याचिका
हड़ताल। हम प्रार्थना करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, याचिका याचिका पिटीशन आवेदन देंगे, और यहां पर हड़ताल ज्यादा से ज्यादा बस। क्योंकि हम जो कुछ भी करेंगे, बोलो जल्दी, कैसे करेंगे? ग्रेजुअली चेंज करेंगे। क्या लाएंगे? ग्रेजुअल चेंज लाएंगे भैया, क्रमिक परिवर्तन लाएंगे भैया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लाएंगे भैया। संवैधानिक मार्ग का अनुसरण करेंगे भैया। क्लियर? ये आपको क्लियर होना चाहिए, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। तो यहां हमने चार बातें करी। क्या क्या बातें करी? सबसे पहली बात करी इंट्रोडक्शन, फिर बात करी ऑब्जेक्टिव, फिर बात करी विचारधारा, और फिर बात करी कार्य शैली, कार्य पद्धति। और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि जैसी विचारधारा होगी वैसे ही तो कार्यशैली होगी। ठीक है, अब अगला देखेंगे इनकी मांगे, इनकी डिमांड। व्हाट वेयर द डिमांड ऑफ द मॉडरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और डिमांड में क्लासिफाई करके बताने वाला हूं आपको। चलिए शुरू करते हैं। एक दो तीन चार पांच, पांच यहां पर पांचवी हेडिंग पे मैं आपको पहुंचा चुका हूं। टोटल 7 हेडिंग है हमारी। पांचवी हेडिंग, पांचवी हेडिंग साथियों, मांगे, डिमांड्स। दोस्तों यदि आप डिमांड देखें मॉडरेट्स की, तो इन डिमांड्स को हम अलग अलग हिस्सों में क्लासिफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला हम देखेंगे संवैधानिक मांग, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड। संवैधानिक, कौन सी? संवैधानिक। नंबर सेकंड पे हम देखेंगे दोस्तों प्रशासनिक। कौन सी? प्रशासनिक, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव। और तीसरे नंबर पर अपन देखेंगे आर्थिक। मतलब इकोनॉमिक। ठीक है, संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। आप इस तरह से क्लासिफाई करके देखोगे ना चीजों को, तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, आप ज्यादा अच्छे से याद भी रख पाओगे, और वहां पर भी अच्छा लगेगा जब मेंस में आप आंसर राइटिंग करोगे, और आपके लिए याद करना भी आसान होगा। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे संवैधानिक की, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं यही नीचे ही इसको दिखा दे रहा हूं। ठीक है, यहीं पर दिखा दे रहा हूं। ठीक, एक एक कीवर्ड लिखूंगा, आपको नोट करना है तो आप कर लीजिएगा। संवैधानिक मांग मॉडरेट्स की यह थी कि जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, वहां पर भारतीयों की हिस्सेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। मतलब डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग में इंडियंस की हिस्सेदारी बढ़ाओ, उनकी संख्या बढ़ाओ, और उनसे भी उनका उनका ओपिनियन जानो, उनकी भी बातों को एड्रेस करो। नंबर वन। दूसरी डिमांड इनकी ये थी दोस्तों संवैधानिक में ही, कि जो वायसराय था भारत में, जो भारत के पूरे प्रशासन को, भारत के पूरे एग्जीक्यूशन को, भारत के पूरे जो आपका इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी वाले काम को देखता था, उस वायसराय की जो काउंसिल थी, जिसकी सलाह पर वो वायसराय काम करता था, उसकी उस काउंसिल में इंडियंस भी होने चाहिए। मतलब लेजिस्लेचर में भी इंडियंस हो, वायसराय की काउंसिल्स में भी इंडियन हो। ठीक है भाई, यहां पर दो बातें, ऐसे करो, फ्लो चार्ट बनाओ इसका। इंडियंस मतलब भारतीय। भारतीय लोग कहां पर हो? भारतीय लोग दो जगह पर हो। नंबर वन, लेजिस्लेचर या विधायिका जिसे कहते हैं, और नंबर सेकंड वायसराय काउंसिल। ठीक है, वायसराय की परिषद। एक मिनट, हाँ थोड़ा साउंड आ रहा है, एक सेकेंड, बाहर से साउंड आ रहा है, एक सेकेंड।
तो एक तो ये वाली बात हो गई। दूसरा यहां एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक। तो साथियों संवैधानिक में हमने देखा कि लेजिस्लेशन जो होगा मतलब पॉलिसी मेकिंग जो होगी उसमें इंडियंस रहे। दूसरा वायसराय की जो काउंसिल है जिसके मदद से जिसकी सलाह पर जिसकी एडवाइस पर वायसराय अपना काम कर रहे हैं, भारत में प्रशासन देख रहे हैं, उसमें भारतीय हो और यहां कम से कम 2 भारतीय हो। ठीक है, वायसराय काउंसिल में भारतीय हो कम से कम 2 इंडियन, कम से कम 2 इंडियन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अब अपन बात करेंगे प्रशासनिक। इसकी बात करेंगे प्रशासनिक। दोस्तों प्रशासनिक में सबसे पहला पॉइंट देखो, प्रशासनिक को अपन ऐसे ना करके पॉइंट ज्यादा ऐसे देखिए। ठीक है, पहली प्रशासनिक मांग इनकी ये थी कि जो प्रेस है मतलब मीडिया, उसके ऊपर जो आपने तरह तरह की सेंसरशिप लगा के रखी है, पत्रकारिता जर्नलिज्म पर जो तुमने तरह तरह की सेंसरशिप लगा के रखी है। आप सभी जानते हैं वेलेस्ली के टाइम से पत्रकारिता के ऊपर सेंसरशिप शुरू हो चुकी थी, जहां पर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पत्रकार या कोई भी संपादक कोई भी एडिटर अपने न्यूज़पेपर में मैगजीन में कुछ भी छापना चाहता था तो उसके पहले उसे ब्रिटिशर से अप्रूवल लेना पड़ता था, या वो यदि कुछ भी ऐसा छापेगा जो ब्रिटिश हुकूमत को क्रिटिसाइज करने वाला होगा तो उसको बैन कर दिया जाएगा, उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसके ऊपर फाइन इंपोज कर दिया जाएगा, उसके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा। इवन पहले तो लाइसेंस की भी जरूरत नहीं होती थी पत्रकारिता और जर्नलिज्म में। यहां पर लाइसेंसिंग प्रणाली इन्होंने शुरू करी अनुज्ञप्ति अधिनियम लाके, ताकि भारतीय लोग हर उस शर्त पर हां बोले, हर उस कंडीशन को एक्सेप्ट करें जो ब्रिटिशर्स के फेवर की। मतलब जर्नलिज्म में वो लोग कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो ब्रिटिश हुकूमत के अगेंस्ट हो, ये उससे साइन कराया जाता था, आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर मीडिया, प्रेस, जर्नलिज्म, पत्रकारिता सब कह लो, उन सब पर जो सेंसरशिप है उसको कम किया जाए, उनको थोड़ी स्वतंत्रता दी जाए, उनको थोड़ी फ्रीडम दी जाए, पहली मांग। दूसरी मांग ये थी जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस का जो एग्जाम होगा, आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, उस भारतीय प्रशासनिक सेवा में जो परीक्षा हो रही है, जहां पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो टॉप ऑफिशियल्स हैं वो ब्रिटिशर्स होते थे, अब उनमें इंडियंस को भी मौका मिले जो योग्य इंडियन है। और ये कब होगा? जब उसकी परीक्षाएं आयोजित होंगी, और परीक्षाएं जब आयोजित होंगी तो वो परीक्षाएं ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी होनी चाहिए। भाई सिविल सर्विस की परीक्षा कंडक्ट होने लगी थी 1853, आपको याद होगा, आपने यदि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा हो थोड़ा बहुत भी, तो 1853 का एक एक्ट आया था जिसके बाद इसे अप्रूव कर दिया गया था कि ठीक है, भारत में जो सिविल सर्विस होगी, प्रशासनिक सेवा होगी, उसके लिए हम एग्जाम लेंगे और जो योग्य लोग हैं वो जो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं वो लोग अधिकारी बन जाएंगे। ठीक है, पर क्लॉजेस, कंडीशन, प्रोविजन ऐसे डाले गए थे कि भारतीय लोग चाहकर भी उसमें शामिल नहीं हो पाते थे। भाई पेपर जो है वो ब्रिटेन में कराते थे। अब आप लंदन में ब्रिटेन में पेपर कराओगे तो क्या किसी इंडियन के लिए पॉसिबल है वो उस समय इजीली वहां पर पहुंचना और एग्जाम देना और एग्जाम को क्लियर कर लेना? नंबर 1। नंबर 2, जो एग्जाम है वो इंग्लिश मीडियम में होता था, केवल अंग्रेजी माध्यम में। तो भारतीय जो है जो हिंदी में कंफर्टेबल है उसको अंग्रेजी सीखना और फिर एग्जाम को क्लियर करना ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण काम होता था। तो यहां पर यह मांग की गई इनके द्वारा कि जो आईसीएस का एग्जाम है वो एक तो इंडिया में भी हो और दूसरा हिंदी में भी हो। ये डिमांड ये लोग कर रहे थे। तीसरी डिमांड इनकी दोस्तों, तीसरी डिमांड शस्त्र अधिनियम। शस्त्र अधिनियम मतलब आर्म्स एक्ट। अब क्या हुआ, खासकर 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज लोगों ने यह देखा कि भाई भारतीयों के पास यदि हथियार होंगे तो कभी भी हथियार लेके हमारे खिलाफ उतर आएंगे, आर्म रेवेलियन जिसे बोलते हैं, सशस्त्र विद्रोह। तो एक काम करो, कठिन आर्म एक्ट ले आओ, कठिन सशस्त्र अधिनियम ले आओ, ताकि कोई भी व्यक्ति आर्म्स रख ही ना सके, हथियार रख ही ना सके। अरे भैया ये तो इन्होंने कर दिया खुद के डर के चक्कर में, परंतु कुछ ऐसे भारतीय लोग थे जिन्हें खुद की रक्षा के लिए हथियार रखना जरूरी था, अब वो लोग नहीं रख पा रहे थे। तो यहां इन्होंने कहा कि जो आर्म्स एक्ट है, ठीक है, जो शस्त्र अधिनियम है उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल करो, थोड़ा सा उसे लचीला करो, ताकि जो इंडियन जिनको एक्चुअल में जरूरत है हथियारों की खुद की सेफ्टी के लिए वो लोग रख सके, ये उन्होंने कहा। ठीक है, तो साथियों चाहे वो प्रेस हो, ठीक है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो आर्म्स एक्ट हो, इन सब के माध्यम
इन लोगों ने तरह तरह की डिमांड अंग्रेजों के सामने रखी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा यदि हम इकोनॉमी की बात करें, आर्थिक स्थिति की बात करें, तो साथियों इकोनॉमी में पहली डिमांड तो जो आप सभी जानते हैं, भाई भारत से धन का निकास हो रहा था ना, भारत से ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा था ना। क्या था ड्रेन ऑफ वेल्थ? भारत की पूंजी, भारत की संपत्ति का प्रवाह एक तरफा भारत से ब्रिटेन की तरफ होना, यूनिलेटरल फ्लो ऑफ द वेल्थ और द कैपिटल फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन। भारत से पूंजी का, धन का, संपदा का प्रवाह भारत से ब्रिटेन की तरफ होना एक तरफ। एक तरफा मतलब बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिलना। भारत से पैसा तो जा रहा था ब्रिटेन की तरफ, पर उस वेल्थ के बदले भारत को कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, जिससे भारत गरीब होता जा रहा था, ब्रिटिशर्स जो है वो रिच होते जा रहे थे। एग्जाम्पल देख लीजिए, उनके ऑफिसर्स की सैलरी, भाई उनके जितने भी ऑफिसर्स थे भारत में टॉप रैंक पे थे, टॉप पोजीशन पे थे, और उन टॉप पोजीशन, उन टॉप रैंक के लोगों को यदि आप सैलरी दोगे, यदि आप वेजेस दोगे, तो वो पैसा कोई वो यहां तो रखेंगे नहीं, वो अपने घर पहुंचाएंगे। तो पैसा उनकी सैलरी के माध्यम से भारत से वहां जा रहा है। अब आप बोलोगे सर सैलरी दे रहे हैं तो कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं, बदले में वो लोग अपनी सर्विस भी तो दे रहे थे यहां। अरे तो किसने मांगी सर्विस? यदि तुम ईमानदारी से आईसीएस का पेपर करा दोगे तो उन पोस्ट पर योग्य इंडियंस लोग पहुंचेंगे ना, और उनको जो सैलरी मिलेगी सर्विस देने पर, वो सैलरी वो लोग भारत में ही खर्च करेंगे ना। तो भारत का मार्केट, भारत की इकोनॉमी ग्रो करेगी ना। अरे वेटिंग, तो एक ये तरीका था ड्रेन ऑफ वेल्थ का। दूसरा हमारे ही यहां से पैसा कमाया, रेवेन्यू के नाम पर, टैक्सेशन के नाम पर, राजाओं के ऊपर वॉर इंडेमिनिटी मतलब युद्ध का हर्जाना लगाकर उनसे पैसा लेना। हमारे यहां से पैसा कमाया और फिर वो पैसा हमारे ही लोगों को दे दिया और उस पर इंटरेस्ट लिया कि भाई हम रेलवे का डेवलपमेंट करा रहे हैं, देखो तुम्हारे। तो वाह भाई, हमारा पैसा हमारे यहां खर्च करके उस पर हमसे और ब्याज ले लिया, उस ब्याज के माध्यम से पैसा जा रहा है वहां पर। अब आप बोलोगे उसके बदले उन्होंने पैसा तो दिया, अरे वो पैसा तो यहीं से कमाया था ना। अब आप बोलोगे उस पैसे से भारत में रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तो अरे भैया वो रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत का पैसा भारत में रहता तो वो यहीं से बन जाता ना, उसमें हमें अलग से ब्याज देने की जरूरत नहीं पड़ती ना। समझ रहे हो? इसके अलावा तीसरा और सुन लो, ब्रिटिशर्स केवल भारत के साथ व्यापार करने के लिए या भारत को अपनी कॉलोनी बनाने के लिए थोड़ी निकले थे, वो लोग तो पूरे ईस्ट के साथ व्यापार करने और उसको अपनी कॉलोनी बनाने के लिए भारत बाहर निकले थे, है ना। इसलिए तो इनकी कंपनियों के नाम थे ना ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट मतलब जो ईस्ट के साथ व्यापार करेगी, जो पूर्व के साथ व्यापार करेगी, जो पूर्व के साथ ट्रेड करेगी, है ना। तो भारत में उनकी पकड़ मजबूत हो गई, भारत से उन्हें पैसा मिल रहा था, उस पैसे को वो खर्च कहां कर रहे थे? ये हमारा पड़ोसी वर्मा मतलब म्यांमार, ऊपर अफगानिस्तान, वो उधर नेपाल, वो उधर भूटान, इन सब पे कब्जा करने के लिए, मतलब अपने मिलिट्री एक्सपेंसेस, अपने मिलिट्री एक्सपेंसेस के माध्यम से वो लोग भारत को लूट रहे थे। भारत का पैसा अपने सैन्य खर्चों में करके दूसरे क्षेत्रों को जीत रहे थे, उसके बदले भारत को क्या मिल रहा था? तो ऐसे कई तरीके हैं जहां भारत का पैसा, भारत का वेल्थ देश के बाहर पहुंचाया जा रहा था, पर बदले में भारत को कुछ नहीं मिल रहा। दिस इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इस ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकने को कहा। अब देखो मिलिट्री से मुझे याद आ गया इसका प्रशासन का एक और पॉइंट, ये मिलिट्री एक्सपेंस, सेना का उपयोग, यूज ऑफ मिलिट्री। बोलो मिलिट्री, हमारी मिलिट्री भी तो यूज कर रहे थे ना, खुद के पर्पस, खुद के गोल, खुद के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए। क्लियर है? हाँ खैर इधर आइए, ड्रेन ऑफ वेल्थ, इसको रोकना। दूसरा, अब देखो इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जो ड्यूटी थी, मतलब जो शुल्क लगता था इनके, उस ड्यूटी, उस शुल्क में भी ये लोग भेदभाव करते थे, ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे। अब ये क्या है प्लीज समझना। होता ये था कि जैसे इनके देश का कोई प्रोडक्ट है, वो भारत के मार्केट में आ रहा है बिकने के लिए, तो ये लोग क्या करते थे,
उसके ऊपर ड्यूटी बिल्कुल नहीं लगाते, कोई सीमा शुल्क नहीं लगाते। अब जब कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा, कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, तो उनका जो प्रोडक्ट भारत में आएगा उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, क्योंकि उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। अब जब कॉस्ट कम हो गई तो भारत के मार्केट में जो भारत के लोकल प्रोडक्ट हैं उनसे भी सस्ता हो जाता था। तो कोई भी व्यक्ति भारत का लोकल प्रोडक्ट खरीदेगा जो ज्यादा महंगा आ रहा है, या सस्ता वाला इनका प्रोडक्ट खरीदेगा? भारत का व्यक्ति इनका प्रोडक्ट खरीदेगा, सस्ता वाला। तो इन्होंने भारत के प्रोडक्ट को भारत में ही कॉम्पीट किया, डिक्लाइन हो गया भारतीय इंडस्ट्री। और दूसरा दूसरा भारत का प्रोडक्ट जब बिकने के लिए इनके देश में जाता था तो ये उसके ऊपर हाई ड्यूटी लगा देते थे ताकि वो वहां जाके ऊंची कीमत पे बिके, कोई उसे ना खरीदे। तो जो इंडियन ट्रेडर थे, जो इंडियन बिजनेस क्लास थे, उनके लिए मार्केट देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हर जगह खत्म कर दिया इन्होंने। उसकी बात कही। इसके अलावा परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त। आप सभी जानते हैं ना कि ब्रिटिशर्स जो है वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम लेके आए थे। 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसी को जमींदारी व्यवस्था या लैंडलॉर्ड सिस्टम भी कहते थे। और क्या था इसमें? इसमें यह था कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो जमींदारों को अपने यहां रखेंगे नौकरी पे। वो जमींदार, वो लैंडलॉर्ड लोग जाएंगे, किसानों से टैक्स वसूलेंगे। उस टैक्स का एक परसेंट 1/11 या 11% वो लोग अपना कमीशन रखेंगे जमींदार, और बचा हुआ अंग्रेजों को दे देंगे। ये थी जमींदारी व्यवस्था, राइट? अब मैं इसको पूरे डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा अभी, बस अभी इतना समझो। अब इस जमींदारी व्यवस्था में जमींदार का, लैंडलॉर्ड का तो फायदा था। क्यों? क्योंकि वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है किसानों से, अपना कमीशन ले रहा है और बचा हुआ अंग्रेजों को दे रहा है, बढ़िया कमाई हो रही है। और कई बार तो वो खुद से भी टैक्स लगा देता था एक्स्ट्रा, अंग्रेजों को पता ही नहीं कि एक्स्ट्रा टैक्स वसूल रहा है लोगों से, उसके फायदे थे। और इवन इस जमींदार को जमीन के ऊपर अधिकार भी मिला था, मालिकाना हक, ऑनरशिप। मतलब यदि कोई किसान समय पे टैक्स नहीं दे पा रहा है तो तू उसकी जमीन छीन सकता है और बेच सकता है ताकि वो टैक्स दे। ये अधिकार था उसके पास। तो कई बार वो लोगों की जमीन ले लेता था, उसे बेच देता था, उसे टैक्स वसूल नहीं, ये भी अधिकार था। तो इसमें क्या हो रहा था? ओवरऑल लैंडलॉर्ड के तो मजे हो रहे थे। अच्छा, दूसरा, इसमें कुछ लेवल पर सुधार भी हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जिस लैंडलॉर्ड के पास आपने जमीन को का मालिकाना हक दिया है, ऑनरशिप दी है कि तू जमीन का मालिक है, यदि किसान टैक्स ना दे पाए तो उसकी जमीन ले लेना। जब आप इतने अधिकार उसे दे रहे हो तो उसकी प्रॉस्पेरिटी, उसकी संपन्नता बढ़ेगी, है ना? वो बड़ा मार्केट तैयार करेगा अंग्रेजों के लिए, राइट? भाई पैसा आएगा तो डिमांड क्रिएट होगी ना, परचेसिंग पावर अच्छी होगी ना, परचेसिंग पावर अच्छी होगी तो अंग्रेजों का प्रोडक्ट बिकेगा ना इन्हीं लोगों के बीच में। अच्छा, इसके अलावा यही जो वर्ग है इसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अब इसके बच्चे ही भविष्य के इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक वर्ग बने। ये भी एक समाज को, भारतीय समाज को भी एक फायदा हुआ। तो इन लोगों का कहना यह था, किसका? मॉडरेट्स का, कि तुम जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है जो तुमने 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के माध्यम से लागू किया बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, उसे पूरे भारत में लागू करो। लैंडलॉर्ड सिस्टम को पूरे भारत में लागू करो, कंप्लीट इंडिया, एंटायर नेशन। ये डिमांड करी इन्होंने अंग्रेजों से। बात समझ में आ रही? इसके अलावा चौथा पॉइंट, ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोको। चौथा पॉइंट इसी में, देखो जगह नहीं है, थोड़ा आप लोग नोट कर लेना खुद से। जो भारत से खर्चा हो रहा है, जैसे वही ड्रेन ऑफ वेल्थ, तो उसकी जांच के लिए कमीशन की स्थापना करो। ऐसी कुछ डिमांड इन्होंने करी। अब जरा पॉइंट समझना। अब जो इनकी इतनी डिमांड्स हैं, है ना, इनकी इतनी मांगे हैं, तो इन डिमांड्स के बाद कुछ इनकी सीमाएं और कुछ इनकी उपलब्धियां भी होंगी। तो पहले इनके अचीवमेंट्स पे बात कर लेते हैं, मतलब उपलब्धियां। इन्होंने क्या अर्जित किया? साथियों, सबसे पहले 1893 का एक्ट,
उसके बाद बेल्वी कमीशन, उसके बाद आईसीएस एग्जाम। ये 3 मेन इनके अचीवमेंट थे दोस्तों, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये 3 मेन इनके अचीवमेंट थे। पहला अचीवमेंट मैंने क्या बोला, 1893 का एक्ट। अब आप सभी जानते हो पॉलिटी में आपने पढ़ा हुआ 1893 का एक्ट क्या था। 1893 का एक्ट वह एक्ट था जिसमें पहली बार इंडियंस को लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्ट किया गया। हालांकि इनडायरेक्टली इलेक्ट किया था, पर इलेक्ट किया गया, चुना गया था। और याद रहे, कहीं पर भी इलेक्ट शब्द यूज नहीं हुआ था, उसे नॉमिनेशन ही कह रहे थे अभी भी, पर किया इलेक्ट था। नंबर 1। अब देखो, मैं उस डेप्थ पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अभी पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूं, पर आप जानते हैं जो 1893 का एक्ट था उसमें इंडियंस को शामिल किया इलेक्ट करके, इलेक्शन प्रोसेस, पर इलेक्ट शब्द यूज कहीं नहीं किया। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, लेजिस्लेचर में जब इंडियन आ गए तो उन इंडियंस को अधिकार दिए कि वो अपनी बातें रख सकते हैं, अपने क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, अपना मत रख सकते हैं, याद रखना। परंतु वो वोट नहीं दे सकते थे। तो कम से कम इंडियंस की कुछ स्थिति तो सुधरी कि लेजिस्लेचर जो कि पॉलिसी मेकिंग कर रहा है, विधायिका जो कि नीति निर्माण कर रहा है, उस नीति निर्माण में भारतीय लोग भी हिस्सेदार बने, कम से कम वहां बैठे, कम से कम अपनी बात रखें। बेल्वी कमीशन, व्हाट, भारतीय खजाना, भारतीय खर्चे की जांच के लिए। जो भारत से पैसों का व्यय हो रहा था, जो खर्चा हो रहा था, उसकी जांच करना कि वो सही हो रहा कि गलत हो रहा। क्या बात समझ में आ रही? उस जांच के लिए वेलवी कमीशन बना। आईसीएस परीक्षा भारत में भी होने लगी। पहला 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 पेपर इलाहाबाद में हुआ था। पहली आईसीएस परीक्षा इलाहाबाद में हुई थी भारत में। हिंदी में भी होने लगा, भारतीय लोगों के लिए कन्वीनियंस हो। तो ये सब इनके अचीवमेंट थे। परंतु साथियों, इन अचीवमेंट के अलावा भी कई सारी सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। क्या है सीमाएं? क्या है सीमाएं? पहला लिमिटेशन तो ये है कि तुमने पूरे भारत में लैंडलॉर्ड सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट लेके आओ, स्थायी बंदोबस्त लेके आओ, ये अंग्रेजों से डिमांड करी। मतलब ऐसी व्यवस्था लागू करने को कहा जो कि जमींदारों के फेवर में थी। तुम जमींदारों को फेवर कर रहे हो, तुमने टेनेंसी एक्ट तो लाने को नहीं कहा। कोई काश्तकारी अधिनियम ऐसी तो अंग्रेजों पर प्रेशर नहीं डाला जो कि किसानों के हित में होता। तुमने जमींदारों के हित वाले, जमींदारों को फेवर करने वाले कानून के लिए तो अंग्रेजों पे बहुत प्रेशर डाला। तो इससे तुम्हारा एक सोच पता चल रही है कि तुम लैंडलॉर्ड कम्युनिटी को सपोर्ट करने वाले लोग, क्योंकि इनमें से कई लोग लैंडलॉर्ड थे। समझ रहे हो? तो पहली सीमा इनकी ये थी कि सपोर्ट टू लैंडलॉर्ड, नॉट द पीसेंट। जमींदारों को समर्थन, ना कि कृषकों। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल, डिमांड फॉर परमानेंट सेटलमेंट, नॉट फॉर एनी टेनेंसी एक्ट। स्थायी बंदोबस्त की तो मांग करी, पर किसी काश्तकारी अधिनियम की मांग नहीं करी। ऐसा कोई अधिनियम की डिमांड नहीं करी अंग्रेजों से जो कि किसानों के भलाई के लिए। दूसरा दूसरा दूसरी कमी तुम्हारी, तुम सोशल बेस तैयार नहीं कर पाए। तुम्हारा सोशल बेस, तुम्हारा सामाजिक आधार कमजोर था। क्योंकि तुमने डाउट किया था ना कॉमन इंडियन के टेम्परामेंट पर।
तुम कभी भी मास मूवमेंट जैसा कुछ ला ही नहीं पाए। तीसरा, नो क्लैरिटी। रिगार्डिंग ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स को लेके तुम्हें कोई क्लैरिटी नहीं थी, उनका वास्तविक चेहरा, उनके रियल फेस से तुम अनअवेयर थे, अनअवेयर ऑफ द ब्रिटिशर्स रियलिटी, ब्रिटिशर्स की वास्तविकता से अपरिचित। ये कमी है तुम्हारी, और यही कारण है कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो इन लोगों के फेस को, इन लोगों के चरण को, इन लोगों के टाइम पीरियड को क्या कहते हैं पता है आपको? राजनीतिक भिक्षावृत्ति का काल, एरा ऑफ पॉलिटिकल बैगिंग। कि तुम तो भीख मांग रहे थे, भिक्षावृत्ति, पॉलिटिकल बैगिंग। 20 साल भीख मांगी, क्या अचीव किया? बस ये, बस 20 साल में इतना अचीव किया बस। तो क्या उदारवादियों का जो समय अवधि थी, क्या वो राजनीतिक भिक्षावृत्ति का समय था? क्या इसे पीरियड ऑफ पॉलिटिकल बैगिंग, बैगिंग कहना सही रहेगा? पॉलिटिकल बैगिंग, राजनीतिक भीख का पीरियड कहना इसे सही रहेगा? आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट करके फीडबैक देना अपना। मेरा जो ओपिनियन है मैं बताऊंगा अगले लेक्चर, जहां मैं उग्रवाद आपको बताऊंगा। आज ही के लेक्चर में उग्रवाद उदारवाद दोनों बताने वाला था, पर ये लेक्चर काफी बड़ा हो गया है, हमारा उदारवाद ही खत्म हो पाया, उग्रवाद भी अभी करूंगा तो डबल हो जाएगा, तो मैं कल लेके आऊंगा अगले लेक्चर में आपके लिए। यहां तक का आप पढ़ के रखेंगे, कोई डाउट रहे तो मुझसे अगली क्लास में पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देंगे। और अभी तक यदि मेरी टेलीग्राम आईडी से आप नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़े। मेरी टेलीग्राम आईडी है @SUNELSHROTI, सुनील श्रुति मेरा नाम है, तो @सुनील श्रुति में आप जुड़ सकते हैं। और सेशन कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दिया करो, मेहनत बहुत लगती है यार। बाकी क्या इनकी समय अवधि राजनीतिक भिक्षावृत्ति का समय था? वॉज इट पीरियड ऑफ पॉलिटिकल बैगिंग? अपना कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। थैंक यू सो मच।